Firstly, let me tell you the origin of the central bank. As you all know that in today's market and in today's era, all the notes, the currency notes are being issued by the central banks of all the countries. But earlier this was not the case. In the earlier era, commercial banks were allowed to issue currency notes, which created widespread disturbance and confusion. So obviously, because जब हर कमर्शियल बैंक अपने करेंसी नोट इशू करेगा तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आएगी, एक्सेप्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स होंगे, उसकी जेन्युइननेस चेक करने के प्रॉब्लम होंगे. तो ऐसी सिचुएशन में दिस वाज एक्चुअली देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मोर देन 4 centuries जिसमें सेंट्रल बैंक जो है वो आज की शेप में जो हम देखते हैं उससे पहले कुछ 400-500 साल पहले इस पे काम स्टार्ट हुआ था. सो एक चीज़ आपको याद होगी जब हमने गोल्डस्मिथ की एग्जांपल पढ़ी थी, रिमेंबर दैट के रन ऑन बैंक का कॉन्सेप्ट भी हमने गोल्डस्मिथ के साथ रिलेट किया था कि जब गोल्डस्मिथ से लोग गोल्ड वापस लेने आए थे तो वो वापस नहीं कर पाए थे. सो ऐसी सिचुएशन में देयर वाज अ नीड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन विच कैन एक्चुअली रेगुलेट एंड सुपरवाइज द वर्किंग. सो अगर गोल्डस्मिथ को भी रेगुलेट किया जाता तो वो भी अपना जो गोल्ड उनको सेफ कीपिंग के लिए रखा गया था वो वापस करने की पोजीशन में होते, लेकिन बिकॉज कोई सुपरवाइजरी बॉडी नहीं थी इसलिए गोल्डस्मिथ ने भी क्लैप्स कर गए. और क्योंकि जो हमारी कमर्शियल बैंकिंग है वो भी सारी गोल्डस्मिथ की ऑब्जर्वेशन पे ही बेस करती है, तो इसी तरह एक वजह यही थी कि कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए एक जो सुपरवाइज़ करे, रेगुलेट करे ऑपरेशंस को. फिर करेंसी इशुएंस के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत बड़े इश्यूज़ थे, सो उस इशू को सॉल्व करने के लिए कोई इदारा होना चाहिए. सो इसी तरह फर्स्ट सेंट्रल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन जिनेवा इन 1578. इन दोज डेज सेंट्रल बैंक वाज मेयरली रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स सोवरेनिटी ओवर द फंक्शंस ऑफ नोट इशुएंस. सो जो 1578 में जिनेवा में बैंक बना जिसको हम सेंट्रल बैंक, जो पहला पूरी हिस्ट्री में सेंट्रल बैंक को हम जानते हैं, उसका प्राइमरी पर्पस सिर्फ नोट इशुएंस की हद तक था. देयर वर अ लॉट ऑफ फंक्शंस व्हिच वर एडेड आफ्टरवर्ड्स जो अभी हम पढ़ेंगे, but primary concern when the first central bank was incorporated, at that time it was only responsible for issuance of currency notes. At later stage, Riksbank of Sweden was established in 1661, then Bank of England in 1694, Bank of France 1800, Bank of Netherlands in 1814, Bank of Austria in 1817, and there were a lot of banks then which were created after this era. So primary work was started in 1920. As you all know that we had First World War from 1914 to 18. So it was until 1920 that the need of a central bank characterized by many special functions and powers were strongly realized. अब जब वो वर्ल्ड बैंक की वजह से एक ग्रेट डिप्रेशन में चली गई पूरी दुनिया की इकोनॉमी या एक पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मुल्क तबाह हो गए या जो प्राइमरी सोर्सेज थे वो ग्रोथ की बजाय वॉर पे लग गए. तो ऐसी सिचुएशन में जब वॉर एंड हुई और जब उसके इम्पैक्ट आना शुरू हुए, दैट वाज अ वेरी वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम्स. और उसी वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया फेल हो गई, दुनिया की इकोनॉमी फेल हो गई, ग्रेट डिप्रेशन से मतलब जॉब्स नहीं थी, खाने को नहीं था, कहत था, देन और बैंक रन्स भी बहुत थे क्योंकि जिन लोगों ने पैसा जमा करवाया था वो पैसा वापस निकलवाने आ गए. सो बैंक भी कोलैप्स कर रहे थे, बैंकरप्ट हो रहे थे, इंसॉल्वेंट हो रहे थे. सो देयर वर द बैंक रन्स एंड मेनी अदर पैनिक्स. देयर वाज वाइड स्प्रेड मॉनेटरी एंड फिस्कल डिफॉल्ट्स एंड सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स. अब आप देख सकते हैं कि अगर एक बैंक कोलैप्स करता है तो बहुत सारे इदारे उसके साथ लिंक्ड होते हैं, वो भी कोलैप्स कर जाएंगे. सिमिलरली अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो मुल्क के अंदर आप देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों के पास जब रोज़गार नहीं होता तो फिर मार्केट की डिमांड भी कम हो जाती है क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए. कहत, गुर्बत और भूख वो एक अलग चीज़ है, बट इकोनॉमी के लिए भी साथ साथ आप देखें तो डिमांड क्रिएट नहीं हो रही. जब डिमांड क्रिएट नहीं हो रही तो प्रोडक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रोडक्शन करके क्या करेंगे जब कोई सेल ही नहीं करेगा या कोई बाय ही नहीं करेगा. सो ऐसी सिचुएशन में एक सर्कुलर इश्यूज़ निकलेंगे और बहुत लंबे चौड़े प्रॉब्लम्स निकलेंगे जिसकी वजह से फिर सेंट्रल बैंकिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा हो गई. सो इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन ब्रसेल्स इन 1920. सो 1920 में तमाम जो कंसर्न कंट्रीज़ थे उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई और जिसमें कुछ सॉल्यूशंस या कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया.
and then it was also decided to avoid such problems in future, and it was decided that every country must set up its own central bank to perform specialized functions and exercise special rights and powers. So वो स्पेशल राइट्स एंड पावर्स क्या थे, वो फंक्शंस क्या थे, वो भी हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. बट इट वाज डिसाइडेड इन 1920 के हर मुल्क जो है वो एक अपना सेंट्रल बैंक क्रिएट करे ताकि वो अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर समझे, वो कितने नोट इशू किए जा सकते हैं, मॉनेटरी सिचुएशन क्या है, फिस्कल डेफिसिट्स कितने हैं, कैसे आप अपने मुल्क की ग्रोथ या इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं. सो ये सारी सिचुएशन के लिए देयर शुड बी एन इंस्टीट्यूशन विच वुड एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक टू दैट कंट्री. So we can say that in 1920 it was actually realized कि एक सेंट्रल बैंक मैंडेटरी है हर मुल्क के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. So now we come the proper concept or the definitions of central bank. A national bank or the central bank that provides financial and banking services for its country's government and commercial banking system, as well as implementing the government's monetary policy and issuing currency. So this is one concept कि central bank क्या काम करता है. वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को भी, इकोनॉमी को भी और कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को भी. सो दैट मीन्स तमाम कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी, एक सुपरवाइजरी बॉडी होगी या एक फैसिलिटेटिंग बॉडी होगी जो तमाम कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को हेल्प करेगी दोनों तरीक़ों से. एक तो गवर्नमेंट को भी करेगी कि गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहता है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर सके, और उसके अलावा जो एक मेन काम था जो हमने शुरू में जिनेवा की ही बात की थी कि करेंसी इशूएंस तो होगी. सो करेंसी इशूएंस और मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना या हेल्प या फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना या ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो उनको हेल्प करें. सो दिस वाज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ और द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. इसी तरह प्रोफेसर डिकॉक जो हमें बताते हैं सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन की, दैट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रल बैंक इज़ दैट इट शुड एक्ट ओनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एज अ होल एंड विदाउट रिगार्ड टू प्रॉफिट्स एज अ प्राइमरी कंसिडरेशन. सो हम प्रोफेसर डिकॉक ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक का जो मेन काम है वो है पब्लिक इंटरेस्ट में. अब आप देखें ना बैंक का काम क्या है. बैंक क्या करता है कि लोगों से या पब्लिक से बोरो करता है डिपॉजिट की शक्ल में और उसको लेंड करता है आगे फर्दर. सो इसका मतलब है बहुत बड़ा स्टेक जनरल पब्लिक का या डिपॉजिट होल्डर्स का मौजूद है. सो उनके इंटरेस्ट को सेव करना, वो कैसे सेव किया जा सकता है, जब कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज़ किया जाए, उनके ऊपर कुछ बाउंड्रीज़ रखी जाएँ कि पैसा जो आप डिपॉजिट होल्डर से ले रहे हैं उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कितना रिस्क लिया जा सकता है. सो इस तरीके से एज़ पर द प्रोफेसर डिकॉक कहते हैं कि जी सेंट्रल बैंक जो है उसका काम पब्लिक इंटरेस्ट को सेव करना है और उसके साथ साथ मुल्क और इकोनॉमी भी उससे बेहतर होनी चाहिए. और प्राइमरी कंसर्न जो है सेंट्रल बैंक का, दैट शुड नॉट बी प्रॉफिट हो जाए वो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट द प्राइमरी कंसर्न शुड बी ऑफ द वेलफेयर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी, बूस्ट एंड ग्रो इकोनॉमी एंड नॉट द प्रॉफिट. Now coming forward, let's talk about the functions of central bank. Primarily, there are a lot of functions, but primarily we will be studying those 8 functions which a central bank actually performs. The first one and the most important one is bank of issue. So that means the bank issue currency notes. We will be discussing this in coming slide, all those functions. So bank of issue, then the banker, agent and advisor to the government. Central bank also has a function of custodian of cash reserves and foreign reserves and foreign balances. Then it is assumed as the lender of the last resort. Then it also acts as the clearing house, controller of credit and protection of depositors interest. So let's study it one by one. So bank of issue means the central bank nowadays has the monopoly of note issue in every country. The currency notes printed and issued by the central bank are declared unlimited legal tender throughout the country. So जो नोट इशुएंस हैं वो पूरी दुनिया में हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक जो है वो
इशू करता है। उसके बहुत से फ़ायदे हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक को एक फंक्शन दिया गया। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द बैंक इशू और द नोट इशू बाय द सेंट्रल बैंक इज़ यूनिफॉर्मिटी, कि जब एक ही इदारा तमाम नोट्स इशू करेगा तो जो उसके डिज़ाइन में, उसके क्वालिटी में, या आप कह सकते हैं कि जो भी नोट आपके पास करेंसी नोट है वो एक यूनिफॉर्म कंडीशन में होगा, सिमिलर कंडीशन में होगा, नंबर वन। सो जब सिमिलर कंडीशन में होगा तो हम कह सकते हैं पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द करेंसी इज़ मेंटेन्ड। दैट मीन्स कि किसी को ये शक नहीं है कि ये जेली है या ये फेक है या ये फोर्ज्ड है। सो उसको एक्सेप्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी उस नोट की, और उस नोट की जेन्युइननेस कंफर्म करना भी कंपैरेटिवली इजी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सेंट्रल बैंक से इशू किया गया नोट 100% जेन्युइन, उसको सिर्फ इशू कर देने से ही हमें उसकी जेन्युइननेस का पता चल जाता है। एज़ यू ऑल नो दैट देयर आर मल्टीपल पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑब्वियसली कुछ ब्लैक मनी अर्न करती हैं या किसी ना किसी तरीके से, कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से पैसा कमाना चाहती हैं, तो मार्केट में या इकोनॉमी में फेक नोट्स भी मौजूद होते हैं। बट जब सेंट्रल बैंक इशू करता है तो उसके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करता है, पब्लिक को अवेयर करता है, लोगों को बताता है कि इस करेंसी नोट के ये फीचर्स हैं, तो अगर ये फीचर्स हैं दैट मीन्स दिस नोट इज़ जेन्युइन। सो जब एक ही इदारा यानी कि सेंट्रल बैंक वो नोट इशू करेगा देन दैट मीन्स द पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द करेंसी विल बी मेंटेन्ड, उनको एक्सेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम या हेजिटेशन नहीं होगी। देन इट सप्लाई इज एडजस्टेड टू डिमांड इन द इकोनॉमी, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट, अगेन इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, कि मार्केट में कितना पैसा हो चुका है, इन्फ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन की मद में क्या करना है, करेंसी हमने सप्लाई ऑफ मनी को कम करना है, और अगर डिफ्लेशन हो गई है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। सो जब वो एक ही इदारा करेंसी इशू कर रहा है और उस पूरी ग्रोथ और उस पूरी सप्लाई का रिस्पॉन्सिबल भी वो इदारा है, तो ऐसी सूरत में वो पूरी मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। So that means when there is one institution who can control the money supply and that is the central bank, तो एक इकोनॉमी जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बेहतर रहता है। देन इट कंट्रोल्स के कितना पैसा मार्केट में आएगा या आना चाहिए, एंड सिमिलरली एक कमर्शियल बैंक फर्दर कितना लोन एक्सटेंड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक अपने कंट्रोल में रखता है, और इसी तरह इकोनॉमी जो है वो बेहतर या ग्रोइंग कंडीशन में रहती है। Then the next function of central bank is banker to the government, agent to the government, advisor to the government. They are somehow interrelated, so that is why I have written it in the same sequence. The central bank operates as the government's banker not only because it is more convenient and economical to the government, but also because of the intimate connection between public finance and monetary affairs. So one by one हम discuss करते हैं कि banker to the government कैसे है। It receives payment on behalf of the government and holds all cash balances of the government. As you all know कि जब टैक्स जो है, आप समझें कि जब टैक्स रीपे करना या कोई टैक्स पे करते हैं तो वो भी, या कोई चालान आप देखते हैं पे करते हैं, कोई फ़ाइन, कोई पेनल्टी या कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू के हवाले से आपने चीज़ें पे करनी है, तो ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक बैंकर का रोल प्ले कर रहा होता है। फर्दर जैसे एक कमर्शियल बैंक जो है वो एक नॉर्मल कंज्यूमर को पैसे दे रहा होता है, कभी डिपॉजिट ले रहा होता है कुछ पब्लिक से और कुछ पब्लिक को जो है वो पैसे दे रहा होता है। सिमिलरली सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक बैंक का रोल प्ले कर रहा होता है कि बैंक को फाइनेंसिंग भी कर रहा होता है, लोन भी दे रहा होता है, और जो गवर्नमेंट का पैसा है वो भी अपने पास मेंटेन रखता है। सिमिलरली आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के बाद कोई पेंशन, ग्रेजुटी मिलती है तो सेंट्रल बैंक सिमिलरली उन पैसों को भी कहीं ना कहीं मेंटेन करता है या कर सकता है। और सो इन अदर वर्ड्स जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक बैंकर के तौर पे, जैसे एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए एक कमर्शियल बैंक काम कर रहा होता है, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक काम कर रहा होता है। देन एट द सेकेंड स्टेज इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज एजेंट टू द गवर्नमेंट. It represents government on various economic issues and monetary matters. It also enjoys the responsibility of making all sort of adjustments regarding conversion or redemption of government bonds. अब आप देखें कि बहुत सारे फॉरम्स पे, बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, इकोनॉमिक इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे सेंट्रल बैंक मौजूद होता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए.
And also in the matters of foreign exchange business and exchange control, central bank act as financial agent of the government. और हम ये भी कह सकते हैं कि एक एजेंट होने के तौर पे इट कैन इशू न्यू ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. एज यू ऑल नो व्हाट आर ट्रेजरी बिल्स की गवर्नमेंट जो इशू करती है और उसके बदले में पैसा ले लेती है. सो सेंट्रल बैंक अगेन गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग इट इज़ एन एजेंट. And lastly, advisor to the government. It also acts as an advisor to the government. From time to time, it advises government on different financial and economic matters such as devaluation, deficit financing, economic planning, development, and fiscal and monetary policy. हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कोई IMF से लोन लेना है या मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो सेंट्रल बैंक के कुछ ऑफिशियल साथ होते हैं ताकि वो गवर्नमेंट का काम है डिसीजन मेकिंग करना, पॉलिसी मेकिंग करना, बट वो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हर मामले में जो मिनिस्टर्स हैं दे आर नॉट दैट एक्सपर्ट. सो हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेनी पड़ती है बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस. सो सेंट्रल बैंक मुख्तलिफ मौक़ों पे पॉलिसी मेकिंग के वक्त एज एन एडवाइज़र भी काम करता है और गवर्नमेंट उन एडवाइज़र्स की बिहाफ पे फिर पॉलिसी मेकिंग करती है. So today we have discussed about the origin and history of central bank. Then we have discussed about a couple of functions of central bank as well. So in the coming lecture we'll be studying about more functions of central bank. Till then, stay safe. Jazakumullah.